नमस्कार दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ के बस्तर के राजा प्रवीण चंद्र भंज जी के और वहाँ के आदिवासियों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले बता दें, अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये बात है 1910 की, जब आदिवासियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया और छुपकर अंग्रेज़ों और ठेकेदारों पर अटैक करके उन्हें मार गिराते। इन्हीं वजह से बाहर के लोग बस्तर में आने से डरने लगे। तब अंग्रेज़ों ने अपने विद्रोह को कुचलने की ठानी, क्योंकि अंग्रेज़ों के पास मॉडल हथियार थे और आदिवासियों के पास तीर कमान। इसीलिए इस लड़ाई में अंग्रेज़ कामयाब हो गए और अंग्रेज़ों ने कई सारे आदिवासी नेताओं को पकड़ के फांसी दे दी और कईयों को जेल में भी डाल दिया। इस कारण से आंदोलन तो खत्म हो गया, लेकिन आदिवासियों के मन में विद्रोह की चिंगारी सुलगती रही और उनको लगने लगा उनके राजा के अलावा और अपना कोई नहीं है। इतिहास ये बताता है बस्तर के राजा अंग्रेज़ों के अधीन थे, लेकिन इन राज्य की जनता से बहुत प्यार था। इसीलिए बस्तर के राजा रुद्र प्रताप ये चाहते थे उनके देहांत के बाद उनकी पुत्री प्रफुल्ल कुमारी देवी बस्तर का राज्य सौंपा जाए, लेकिन अंग्रेज़ों ने ऐसे होने नहीं दिया। लेकिन प्रफुल्ल कुमारी की शादी मयूरभंज के राजा राजकुमार प्रफुल्ल कुमार से हुई थी और इन दोनों के बेटे के नाम प्रवीण चंद्र भंज थे। साल 1921 में रुद्र प्रताप देव इस दुनिया से अलविदा कह गए। इसके बाद अंग्रेज मेहरबान भी हो गए और साल 1933 में प्रफुल्ल कुमारी बस्तर की महारानी बना दी गई। और अंग्रेज़ों की इस मेहरबानी के पीछे एक चाल भी थी। बस्तर रियासत में एक ऐसा जगह है बैलाडीला, यहाँ पर बड़े बड़े कोल और आयरन माइंस है। अंग्रेज़ हैदराबाद के निज़ाम को देना चाहते थे और निज़ाम इनमें से मिनरल्स निकाल के विदेशों में बेचकर पैसा कमा सके और अंग्रेज़ों की जेब भी भरती रहे। लेकिन प्रफुल्ल कुमारी ने ऐसे उन्हें नहीं दिया। प्रफुल्ल कुमारी का कहना था इस पर सिर्फ बस्तर के लोगों का हक है और अंग्रेज़ों ने इसे मनाने की बहुत कोशिश की और कईयों कोशिशों के बाद बात नहीं बनी। फिर अंग्रेज़ों ने उसे हटाने की सोची। 3 साल बाद उन्हें ये मौका मिल ही गया, जब प्रफुल्ल कुमारी की तबीयत खराब हो गई। अंग्रेज़ों ने इलाज के लिए लंदन भेजा और जहां उन्हें जानबूझकर गलत ट्रीटमेंट दिया गया और उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद अंग्रेज़ों ने प्रफुल्ल कुमार को बस्तर के राजा बनाने के बजाय मयूरभंज भेज दिया और राजा बनाया उनके बेटे प्रवीण चंद्र भंज को। दरअसल अंग्रेज़ ये चाहते थे कि प्रवीण चंद्र भंज को अपना तौर तरीका सिखाए और ये भी बड़े होकर अंग्रेज़ों के फ़ायदे के बारे में सोचे। उस समय अंग्रेज़ अक्सर ऐसा ही किया करते थे, कम उम्र के किसी को राजा बनाते थे और किसी को लंदन भेज देते। अंग्रेज़ों ने प्रवीण चंद्र भंज के साथ, लेकिन माता पिता से दूर रहकर प्रवीण चंद्र भंज के जीवन में हमेशा प्यार की कमी रही। 18 साल तक अंग्रेज़ों के कस्टडी में रहे, फिर बस्तर लौट आए और बस्तर आकर राजकाज देखने लगे। ये साल था 1947 और इसी साल में भारत को आज़ादी भी मिलनी थी। कुछ ही महीने एक एक करके रियासतें भारत में मिली, लेकिन बस्तर के पड़ोसी हैदराबाद अभी भी अलग रहा। हैदराबाद के निज़ाम चाहते थे कि उन्हें बैलाडीला मिल जाए, इसीलिए राजा प्रवीण चंद्र को मनाना शुरू कर दिया। इतिहास बताता है कि बस्तर उस समय बड़ौदा और जयपुर जितनी बड़ी थी, लेकिन राजा प्रवीण चंद्र बस्तर का विलय भारत में कर दिया था। लेकिन हैदराबाद के निज़ाम बार बार मिलकर बैलाडीला को पाने की कोशिश करते रहे, जिसकी वजह से कांग्रेस नेताओं को ये गलत फहमी हो गई। निज़ाम और प्रवीण चंद्र के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रची जा रही है। इस वजह से कांग्रेस के नेता नापसंद करने लगे। हालांकि बस्तर के प्रवीण चंद्र भारत से कभी अलग होना नहीं चाहते थे। ये तो बस ये चाहते थे कि यहाँ के जितने भी रिसोर्स हैं, यहाँ के बस्तर के आदिवासियों का हक है। लेकिन आदिवासियों का यह बात ही भारत सरकार को दुश्मन बना दिया। हुआ ये कि आज़ादी के बाद बस्तर मध्य प्रदेश का हिस्सा बना, जहाँ के सीएम थे कैलाश काजू, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर अलग अलग कंपनी के साथ बस्तर में माइनिंग प्रोजेक्ट शुरू कर दिया।
इसके बाद वहाँ के राजा और आदिवासियों को लगा कि हमारी हक मारी जा रही है। यही वजह थी कि मध्य प्रदेश सरकार और राजा प्रदीप चंद्र के बीच तनाव शुरू हो गए। सन 1952 में कांग्रेस के खिलाफ कैंपेन किया, जिससे बस्तर में कांग्रेस हार गई। इस बात पर मध्य प्रदेश के सरकार ने सभी प्रॉपर्टी को जब्त कर ली, ये कहते हुए अय्याशी में पैसा बर्बाद कर रहा है। लेकिन जनता तो हकीकत जानती थी। लेकिन बैलाडीला में माइनिंग प्रोजेक्ट शुरू ही था। तब राजा प्रवीण चंद्र और आदिवासियों के साथ मिलकर जल जंगल जमीन बचाने की नारा लगाई और सरकार के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया और बदले में उन्हें मेंटल बताकर इलाज के लिए लंदन भेज दिया गया। लेकिन वो तो ठीक थे। जल्द ही वहाँ से आकर कैलाश काजू से मिले और कैलाश काजू ने उसे बस्तर छोड़ देने की बात कही और उन्हें हाउस अरेस्ट भी कर दिया और उनके छोटे भाई को राजा बना दिया गया। लेकिन जनता के लिए अभी भी प्रवीण चंद्र राजा ही थे। 1962 में उन्होंने और उनके साथियों ने विधानसभा चुनाव में बस्तर के 9 सीटों में जीत हासिल कर ली। देखते ही देखते बस्तर के कांग्रेस के लिए बड़े चैलेंज बन चुके थे, इसलिए सरकार उनकी खून की प्यासी हो गई। आदिवासी भी जानते थे कि उनके राजा के जान को खतरा है, इसलिए तीर कमान पकड़कर खुद ही सुरक्षा करते थे। लेकिन 25 मार्च 1967 को खेल पूरी तरह से बदल गई। इस दिन राजा प्रवीण चंद्र कमरे में थे और हमेशा की तरह उनके मिलने के लिए लोग राजमहल में जमा हो रहे थे। तभी अचानक से पुलिस ने राजमहल में हमला कर दिया। उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगी और ऐसा बताया जाता है कि पहली गोली उनके हाथ में लगी, फिर सीने में। देखते ही देखते उसके शरीर पे पूरा खून ही खून हो गए और ज़मीन पर गिर पड़े। उन्हें बचाने के चक्कर में कुछ आदिवासियों का भी जान चली गई। जैसे ये बात पूरे बस्तर पहुंची और पूरे बस्तर पर हंगामा मच गया। मीडिया से लेकर साहित्यकारों तक हर किसी ने इसका विरोध किया और मामला संसद में भी गूंजा। लेकिन सरकार ने यह कहकर पल्ला झाड़ दिया। पुलिस ने इनका इनकाउंटर सेल्फ डिफेंस में किया है। भले ही सरकार ने इस मामले को रफा दफा कर दिया हो, लेकिन बस्तर के लोगों के मन में ये बात खर गई। उन्हें लगने लगा भारत की सरकार अंग्रेज़ों की तरह हमारी दुश्मन है। इसी कारण से शायद नक्सलियों का एंट्री हुई हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।